नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। मिशन 27 में अब समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से लग गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अभी पूरे 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी। जहां बीजेपी सूबे में सत्ता की हैट्रिक लगाने की फिराक में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने 10 साल के सियासी वनवास को खत्म करने की कवायद में है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में अपने मौजूदा सभी सांसदों के साथ मिशन 2027 को फतह करने की रणनीति पूरे तरीके से बना रहे हैं। जहां अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए लखनऊ पार्टी कार्यालय में अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की आज बैठक बुलाई। और इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने सांसदों की जमीनी हकीकत को समझा है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्हें मिशन 2027 के सियासी टास्क भी शायद दिए गए हैं। जहां आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के बाद अब समाजवादी पार्टी के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। और जहां 2024 की तरह ही 2027 में भी प्रदर्शन करना समाजवादी पार्टी जो है लगातार चाहती है। और इसी के दरमियान आज समाजवादी पार्टी की ओर से अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से एक विशाल बैठक की गई। बड़े स्तर पर सभी सांसदों को बुलाया गया और आपको बता दें कि 2027 की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया है। और जहां कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से एसआईआर पर पूरे तरीके से फोकस है, तो वहीं प्रत्याशियों पर मंथन किया गया। जहां समाजवादी पार्टी ने अपने सभी सांसदों के साथ 2027 की तैयारी पूरे तरीके से शुरू कर दी है। और जहां जीत किस रणनीति के आधार पर मिलेगी, किन मुद्दों को उठाया जाना है, किन मुद्दों को आगे और भी तरीके से जो है रखना है, ये तमाम विषयों पर जो है आज मंथन किया गया है। जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से तमाम सांसदों से आज बातचीत की गई। उनके जमीनी स्तर पर क्या कुछ मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए जा सकते हैं, या क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि 2027 में जीत के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। चुनाव की रणनीति भाई आगे आने 1 साल रह गया है, तो सब अपने क्षेत्र में मेहनत करें, सब लोग वोट बनवाएं और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करें। बस यही है। ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, ये तो अभी टाइम है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि किससे गठबंधन हो, किससे ना हो। इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप वार्ता करें, क्या रणनीति रहेगी। ये सब चीजें गुप्त भी होती हैं और ये वक्त आने पे खुद ही पता लग जाएगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज पार्टी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी। बैठक में लगभग 2.5 घंटे तक विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी ने 2024 में हम सबको सांसद बना करके भेजा है। अब हम सभी सांसदों की जिम्मेदारी है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने रणनीति भी बनाई है। पार्टी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर के हम लोग धरातल पर उतरेंगे। और पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, मजलूमों की आवाज़ माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के आज बैठक से निकले हैं। कि आज समाजवादी पार्टी के ओर से अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से सभी सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी के यह विचार विमर्श किया गया। और जैसे कि आपने अभी सुना कि तमाम सांसदों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी को और भी सशक्त किया जा सकता है। इस पर मंथन किया गया है और तमाम ऐसे विषय हैं जिन्हें 2027 में तक और भी धार दी जाएगी। तो इसी विषय पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से मैंने आपको जानकारी दी कि मिशन 27 में पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी जुट गई है, जहां आज अखिलेश यादव की ओर से बैठक की गई तमाम समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ, और जिसमें कि आपको बताते चले कि कयास लगाए जा रहे हैं कि एसआईआर पर जो है खासतौर पर फोकस रहा, और जहां अब 2027 की रणनीति पर समाजवादी पार्टी की ओर से विचार मंथन किया गया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि आगे किस तरीके से पार्टी को काम करना है, ये तमाम दिशा निर्देश अखिलेश यादव की ओर से अपने तमाम सांसदों को दिए गए हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वही राकेश अहीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो नितिन जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से अब 2027 को धार देने की तैयारी पूरे तरीके से कर ली गई है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से भी आज बैठक की गई है। नितिन जी, नमस्कार सभी दर्शकों को और हमारे साथी प्रवक्ता राकेश भाई को भी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे माननीय नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का स्वागत, अभिनंदन और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने आज भाजपा का पद ग्रहण किया। अब आते हैं आपके मुद्दे पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता पे है तो वो जनता के आशीर्वाद से है, ना कि किसी नेता के। तो जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो बहुत विश्वास से आशीर्वाद दिया है, और हम तीसरी बार भी आएंगे। इसका भी एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में जरूर आपको देखने को मिलेगा। और विपक्ष का काम ही होता है अपने बात को रखना, अपने नेताओं से संपर्क करना, अपने लोगों से बात करना। तो इसमें कोई हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक बूथ मजबूत है और हमारा हर एक कार्यकर्ता अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए, जनमानस की सेवा के लिए लगा हुआ है। तो ऐसा कोई भी हम लोगों में तकलीफ नहीं है। हाँ, विपक्ष है, उनका काम है वो अपनी पार्टी के लोगों से राय मशवरा करें। देखिए, जब दो योद्धा लड़ते हैं तो सीधी सी बात है, दोनों की तैयारियां पूरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई ये कहेगा कि एक तरफा मामला हल्का है। तो हम जरूर चाहेंगे, अच्छी बात है, वो अपने नेताओं को सीख दें और थोड़ा संयम बरतने का भी उनको थोड़ा सा कहना चाहिए कि जो संयम है उसका भी थोड़ा सम्मान रखें और कोशिश करें जनमानस की भावनाओं का भी सम्मान करें। ठीक है नितिन जी। राकेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी की ओर से जो अखिलेश यादव हैं उनकी ओर से सांसदों के साथ बैठक की गई है, तो 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। राकेश जी, निकिता जी, 2027 की तैयारी भी चल रही है और इनके नाकामी और करतूतों को भी जनता के बीच में कैसे ले जाएं, इस पे भी बात हुई है। और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हर मोर्चे पे नाकाम है, हर मोर्चे पे फेल है। केवल बात है इनकी बड़ी बड़ी धार्मिक और जाति उन्माद किस तरीके से फैलाया जा रहा है। और मैं शुरुआत करता हूं कि बरेली की आप 2 दिन पहले की घटना देखी होंगी कि एक दलित युवक के किस तरीके से मोछ और सिर मुड़वा के उसे अपमानित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की नाकामियों की चर्चा करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सांसदों को बैठक बुलाई और 2027 की भी मंत्रणा हुई कि किस तरीके से गांव के लोगों को और अपने बूथ के लोगों को जनता में कैसे बताना है और कैसे बात को रखनी है, किस तरीके से इनकी नाकामियों को उजागर होना है। नौजवानों को इन्होंने केवल नौकरी के नाम पे लाठियां दिया है, 26 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि रुपया जमीन के नीचे धंसता जा रहा है। तीसरी अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था अपने ही हाथों से अपनी पीठ थपथपाने के बराबर है। नौकरी के नाम पे कुछ नहीं, सन्नाटा है। किस तरीके से चाइना के आगे नतमस्तक हमारे प्रधानमंत्री जी हो जा रहे हैं। अरुणाचल, लेह लद्दाख और गैलवान की घाटी का दावा चाइना कर रहा है, चुप्पी साधे हुए हैं, डंका इनका विश्व में बज रहा है, मगर हमारे किस तरीके से जंजीरों में कैद करके अमेरिका भेज रहा है। किस तरीके से साधु संत का अपमान लगातार माघ मेले में 2 दिन से आप देख रही हैं, आपके चैनल पे भी चल रहा है। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से एक हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता है, हिस्टोरिकल जिसकी कहानियां और जिसके इतिहास पौराणिक मान्यताएं हैं, मणिकर्णिका घाट, माता अहिल्याबाई होलकर की तोड़कर, उनके मणि को तोड़कर किस तरीके से क्षति विक्षत किया जा रहा है। तो जनता इनका हिंदुत्ववादी और सनातनवादी चेहरा को भी देख रहा है। तो ये चीज सब संदर्भ में नवीन जी सुन लीजिए, मैं बड़ा धैर्य से सुना था आपको।
इसी सब के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के मन में पीड़ा थी। उन्होंने सांसदों को बुलाया और लगातार अब बैठकें चालू हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधन किया, बताया कि ये इनका चाल और चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। जी इसको उजागर करने के लिए आप देखिए, आप महंगाई का स्तर देखिए, महंगाई लगातार बढ़ रहा है। अभी यूरिया डाई नहीं मिल रहा था, कितनी लंबी लंबी लाइनों किसानों को लग रहा था। प्रधानमंत्री जी, इनके बड़े बड़े नेता लच्छेदार भाषण करते थे, किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को आय कितनी दुगनी की, दुगनी करने के बजाय अपनी पार्टी 10,000 करोड़ से ज्यादा इनकी पार्टी। ठीक है राकेश जी, तमाम विषय जो है आपने बताए, लेकिन कहीं ना कहीं जो जानकारी हमें भी मिली है SIR पर खास तौर पर समाजवादी पार्टी का फोकस है। बहुत अच्छा निकिता जी ने सवाल उठा दिया। अभी मैंने देखा एक खबर, सुभाष चंद्र बोस के परपोत्र को SIR के थ्रू नोटिस जाएगी। कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी हास्यास्पद बात है। और इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्ष काम कर रहा है। और इससे ये भी अंदाजा लगा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो 3.25 करोड़ वोट का दावा है और 1 करोड़ लोगों को नोटिस भेजी जाएगी, आप सोचिए जो गरीब किसान मजदूर तबके के लोग हैं उन कैसे नोटिस का सामना कर पाएंगे। तो इनकी जो मंशा है सिर्फ वोट काटने की नहीं, विपक्ष के वोट को काटने की मंशा है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि लखनऊ में जो 30% से वोट घटे हैं, गाजियाबाद में 28% वोट घटे हैं, मगर किसी अन्य जिले में वोट बढ़े नहीं, वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं। तो विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है लगातार कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन जो शिफ्टेड वोट दिखा रहा है कि 30% यहाँ शिफ्टेड हो गए, इतने वोट कट गए, इतने मृतक हैं। चलिए मृतक के तो विपक्ष मान रहा है। राकेश जी ठीक है, आपने कहा कि वोट कट रहे हैं, लगातार विपक्ष यही विषय उठा रहा है, लेकिन विपक्ष को ये जानकारी कहां से मिल रही है कि ये जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या समाजवादी पार्टी के हैं? मैं जानता था यही सवाल आएंगे आपके, इसलिए मैं पहले से तैयार था। ये तो बात पहले से मुख्यमंत्री जी को पता कैसे था, जिन्होंने कहा कि ये सारे वोट हमारे कट रहे हैं। तभी तो मैं जानना चाहती हूँ ना राकेश जी, हमें भी पता चले, आखिर दर्शकों को भी पता चले मैं आपके कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टीज को पता कैसे चल जाता है कि भाई कहीं से अगर 2 करोड़ वोट कटे हैं, 2 लाख वोट कटे हैं, 2,000 वोट कटे हैं, तो भाई ये भारतीय जनता पार्टी के थे या समाजवादी पार्टी के थे, ये कैसे पता चल जाता है आप लोगों को? देखिए, हम लोगों को इसलिए पता चलता है कि हमारे वर्कर, हमारे बूथ पीडीए प्रहरी लगातार काम कर रहे हैं। और SIR पे जब पीडीए प्रहरी जब सजग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री किस तरीके से चिल्लाने लगे। कैसे उन्हें पता चल गया कि 4 करोड़ वोट जो कट रहा है वो हमारे कट रहे हैं? उन्हें क्या इलेक्शन कमीशन चुपके से बता दिया था? तो रही बात, और सबसे बड़ी बात तो एक और है निकिता जी, कि मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के प्रधान सेवक जी और गृह मंत्री जी लगातार हर चुनाव में घुसपैठियों की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में तो डिटेंशन सेंटर भी बना दिए थे मुख्यमंत्री जी, मगर घुसपैठियों का आंकड़ा नवीन भाई नहीं बता पा रहे हैं। चलिए ठीक है राकेश जी, नितिन जी से ही जवाब ले लेते हैं। नितिन जी, SIR को लेकर लगातार विपक्ष जवाब मांग रहा है, सवाल उठा रहा है, जवाब दीजिए आप। देखिए मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो SIR हो रहा है वो देश के भले के लिए हो रहा है, ना कि किसी पार्टी विशेष के लिए हो रहा है। अब देश के भले के लिए जो निर्णय देश की भलाई में लिया जाता है उसमें हम सब स्वागत करते हैं, चाहे वो भाजपा का। आपको भी इस बात की जानकारी है क्या जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के थे या समाजवादी पार्टी के थे? तो आप बता दीजिए हमें भी नितिन जी। देखिए मैं एक चीज बता, नवीन शर्मा नाम है मेरा, थोड़ा सा आप नाम मिस्टेक हो रहा है। मैं एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा निकिता जी कि SIR का जो प्रावधान है वो देश के एक संविधान के रूप में जो एक हमारा तंत्र है उसके हिसाब से होता है। ये किसी पार्टी विशेष का तो है नहीं कि ना भाजपा का है, ना कांग्रेस का, ना ये इसके अंदर जिसके डॉक्यूमेंट पूर्ण नहीं होंगे वो देश का कोई भी व्यक्ति हो, जिसके डॉक्यूमेंट जो देशवासी है अपने डॉक्यूमेंट लगा दे, सबमिट करे। रही बात घुसपैठियों की, इसी के तर्ज पे जब निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी प्राप्त की कि हमारे देश के अंदर आज भी आप देख लीजिए बिहार में हो या बंगाल में हो, घुसपैठियों का कितना आवागमन है। आज बंगाल के हालात में आप देख रही हैं, वहां की आदरणीय ममता जी खुद स्वयं दौड़ रही हैं, फाइलें छीन रही हैं। भाई अब जब चुनाव बंगाल शिफ्ट हो रहा है तो अब वहाँ भी घुसपैठियों की बात आप करेंगे? देखिए ये तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में अभी कोई चुनाव तो नहीं था, उत्तर प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं था, फिर भी SIR कराया गया।
क्योंकि ये जरूरी है। 2003 के बाद अब राष्ट्र के हित में ये काम कराया जा रहा है। पाए गए ये तो बताइए, जो 12 राज्यों में ये आंकड़ा आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से मिल जाएगा। भाई ये कोई मेरा या आपका कार्यक्रम तो है नहीं, ये क्या समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है या भाजपा का कार्यक्रम है या कांग्रेस का, ये तो राष्ट्र हित के कार्यक्रम है जिसमें हम, जहां आप खड़े वहां हम खड़े हैं, और इसमें जिसके डॉक्यूमेंट पूर्ण नहीं होंगे वो अपनी जांच खुद कराए, और इसमें तो दोबारा मौका भी मिलता है। देखिए, अगर किसी कारणवश किसी वोटर का नाम छूट जाता है तो आपको दोबारा पुनः मौका दिया जाता है निर्वाचन आयोग के, अपने और भी डॉक्यूमेंट लगा के आप सही तरीके से करें। तो इसमें कटना, अगर किसी कारणवश उसके मौके वारदात पे डॉक्यूमेंट नहीं है तो और भी चीजों से आप उसको ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कहीं ना कहीं इसमें से आपको बाहर कर लिया जा रहा है। आपको पुनः मौका देती है निर्वाचन आयोग, आप उससे बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। एसआईआर कोई भाजपा का नहीं है, एसआईआर भारतवर्ष के निर्माण में जो एक हमारे देशवासी हैं, 140 करोड़ लोगों में जो हमारे घुसपैठिया घुसे हुए हैं, उनके निवारण की लगाया जा रहा है। जो आधे ज्यादा योजनाएं हमारे घुसपैठिया ले रहे हैं, हमारे भारतवासी नहीं पा रहे हैं। कितने ये भी मिले तो समस्या है। भाई, वही तो मैं शिद्दत से पूछ रहा हूँ कि कितने घुसपैठिया मिले जो आपकी योजना का लाभ ले रहे हैं। देखिए, ये पूरी जानकारी आपको जहां भी मिलेगी वेबसाइट पे मिलेगी। आप पूरी जानकारी इसकी वेबसाइट पे ले सकते हैं। राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, फाइनल ड्राफ्टिंग बस आने वाला है, तो कितने घुसपैठिया मिली वही तो चाह रहा हूँ मैं, वही तो पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है राकेश जी, नवीन जी देखिए, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, हो सकता है कि 2027 की तस्वीरें भी जो है बदल जाएं, क्योंकि तमाम विषय अब उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और जब विपक्ष भी कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निकिता जी एक चीज मैं जरूर आपको जानकारी आपके चैनल के माध्यम से सभी को है, 2024 का चुनाव आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर झूठ बोलकर करवाया। संविधान बदल जाएगा किताब लेकर आप संविधान जैसी किताब को, सम्मानित किताब को लेके आप गली गली घूम रहे हैं। 1 लाख की योजना दे रहे थे जुलाई में कि 1 जुलाई को आपके अकाउंट में। देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने झूठ बोलकर चुनाव में आगे बढ़े, सच बोल के तो नहीं आए। क्या इनकी योजनाएं कोई आई किसी को, किसी 1 जुलाई को किसी भी गरीब महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए आए? नहीं आए, सिर्फ बातें हैं। और संविधान बदलने की बात कर रहे थे। आप बताइए, संविधान तो हमारे सम्मानित है, सभी के लिए सम्मानित है, हर एक भारतवर्ष सम्मान करता है। तो 2024 का चुनाव बकायदा जनता देख चुकी, और झूठ उसके बाद देखिए उपचुनाव हुआ, कौन जीता? आप खुद देखिए, जनता समझ गई कि हाँ झूठ बोला गया है, बरगलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ईमानदारी से काम कर रही है। उपचुनाव को जीती है नवीन भाई, सरकारी मशीनरी से आप उपचुनाव को देखिए उसको देखिए सरकारी विभाग अपना काम करता है, सरकारी विभाग अपना काम करता है, मगर वोट तो जनता ही देती है ना राकेश भाई, वोट जनता ही देती है, और जनता से कोई जबरदस्ती बटन नहीं दबवा सकता है। वो उसका मत है, अपने मताधिकार का प्रयोग वो पूरे पावर से करता है। ठीक है नवीन जी, लेकिन देखिए राकेश जी, यहाँ पर विडंबना वाली बात तो है, 2027 का चुनाव होता है तो सब चीजें ठीक थी, लेकिन अब जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है तो वही चुनाव आयोग पर जो है विपक्ष लगातार उस कटघरे में खड़े कर देता है। राकेश जी। निकिता जी, मैं आपके सवाल का बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपको ये भी पता होगा, उत्तर प्रदेश की आप सीनियर पत्रकार हैं, कि जो पंचायत चुनाव की लिस्ट आई है और जो एसआईआर की लिस्ट आई है, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और यूपी के राज्य निर्वाचन अधिकारी, बूथ एक, गणना करने वाले कर्मचारी वही, मतदाता वही, फिर इतना लंबा 44 लाख का डिफरेंस कैसे हो गया? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं चुनाव आयोग से कि कैसे 44 लाख का डिफरेंट हो गया। पंचायत चुनाव में 44 लाख वोट बढ़ गए, एसआईआर में 44 लाख वोट कट गए। तो आखिरकार चुनाव आयोग ये बताने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहा, क्यों प्रेस नहीं कर रहा? राकेश जी, क्या समाजवादी पार्टी ने अपने सभी बूथों पर जो बूथ एजेंट थे वो निर्धारित कर लिए? आप बताएं। चलो ठीक है, आपको लगता है कि चुनाव आयोग की ओर से गलतियां हो रही हैं, जैसा कि विपक्ष लगातार बातें बोल रहा है कि भाई चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, आप लोगों के मन में इस बात का संशय है तो आपने एजेंट खड़े करे हैं ना, उन पर तो आपको भरोसा है। तो हर बूथ पर आपके एजेंट पहुंच गए क्या? अभी तक तो वही पूरे नहीं हुए हैं राकेश जी। नहीं, आपका अगर सवाल हो गए तो मैं जवाब दूं जी।
मैं कह रहा हूं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत वोटर लिस्ट का जो आंकड़ा जारी किया, वो कोई पार्टी जारी नहीं की है। न समाजवादी बीएलए खड़े करने से वो जारी हो गया या नहीं खड़े करने से वो जारी हो गया। अब मुख्य निर्वाचन आयोग ने जो एसआईआर का आंकड़ा जारी किया, तो वो हमारे बीएलओ या बीजेपी के बीएलओ के द्वारा तो पूछ के नहीं किए। तो जो इतने अंतर है, और आपको ये भी जान के हैरानी होगा कि जो पंचायत चुनाव का आंकड़ा है वो सिर्फ ग्रामीण अंचल की वो आंकड़ा है, शहरी आंकड़ा छूट गया है। क्योंकि शहरी तो नगर पालिका, महानगर पालिका की बात हो गई, मंडल की बात हो गई, वो शहरी आंकड़ा है, उसमें 44 लाख ज्यादा वोटर आ गए। तो फिर किसको माना जाए, आप हमको बता दीजिए। नए वोटरों को आने का भी सौभाग्य एसआईआर में पूरे शहर से लेके पूरे ग्रामीण वोट इतने हैं, फिर केवल ग्रामीण वोट इतने कैसे पड़ गए? तो सवाल निकिता जी उस पे है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग प्रेस करे, मगर प्रेस करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग आके छतरई करते हैं। फिर जब जवाब मांग, ठीक है राकेश जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। फिर नवीन जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जहां पर ये जीतेंगे वहां पे सारी मशीनें ईवीएम ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है, और ये समझ रहे। और जहां पर ये हारेंगे वहां ये इल्जाम ईवीएम पे, आपके चुनाव आयोग पे, भाजपा ने ये काम कर दिया वो। अरे भाई, आप अभी निकिता जी ने एक बात की, क्या आपके सारे बूथ मजबूत हैं? उन्होंने बहुत अच्छी बात, जिसका बूथ मजबूत होता है वो विजय कहलाकर अपने आप को युद्ध में शामिल करता है। आज की डेट में जब बूथ आपके साथ, आपके बूथ में साफ नहीं होंगे तो कैसे आप जीतेंगे? और भारतीय जनता पार्टी का हर एक बूथ मजबूत है, आंकड़ा हर निर्वाचन बूथ पे हमारे 3-3 आदमी होते हैं। चलिए ठीक है, समय का अभाव है। ठीक है राकेश जी, आपसे आपके आखिरी कमेंट्स जानना चाहूंगी, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाह रहा हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में खुशहाली और तरक्की और नौकरी की अगर बात और मनसा चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर दीजिए। ये स्मार्ट सिटी का सपना दिखा के तो आए थे, जनता के जेबों में स्मार्ट मीटर जो है ठोक के उनके जो है कंधों पे बोझ बढ़ा रहे हैं। और इसकी बिजली विभाग जमीन पे इतना लूट मचाई हुई है कि त्राहिमाम जनता कर रही है। और जनता निकिता जी 27 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बेदखल करने की पूरा मन बना चुकी है। ठीक है नवीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? देखिए, मैं जरूर कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा तीसरी बार जनता लहराएगी और जनता के साथ हर एक कार्यकर्ता हमारा खड़ा होगा। आज हमारे माननीय नए नियुक्त श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और हर एक युवा उनके साथ खड़ा है, और वो उत्तर प्रदेश की तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा परिवार के पास होगी। और इसमें राकेश जी, फिर आपको मैं चाहूंगा कि आप 27 में हमारे संग बैठिएगा और मैं मिठाई खिलाऊंगा। चलिए ठीक है राकेश जी, नवीन जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी 2027 को लेकर तैयारियां पूरे तरीके से शुरू कर दी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 2027 में किसका परचम लहराता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।